हेलो दोस्तों। यूपी बोर्ड ने क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने 2024-25 सत्र के लिए जारी किया है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो इसमें जो पैटर्न दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन पेपर का उसी तरह का एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। जो मॉडल पेपर में समय दिया वो 3 घंटे 15 मिनट का समय है। जो इसमें 15 मिनट क्या है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है और जो पूर्णांक है 70 नंबर का है। तो इसमें लिखा है कि खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके उत्तर हमको OMR शीट पर देना है और खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खंड अ में दिया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला दिया कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है उसके अनुसार हमको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बट्टे पहली संख्या। तो एचसीएफ इसमें कितना दिया हुआ है? एचसीएफ है 3, एलसीएम है 60 और जो संख्या दी हुई है एक 12 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 60 बट्टे 12। 12 से 60 कट जाएगा 5 बार में, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 5 से 15। तो इसका आंसर होगा पहले का दूसरा। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? शून्येतर का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो नंबर जो होते हैं, ऐसे परिमेय संख्याएं जो जीरो ना हो उसको हम कहते हैं शून्येतर। तो इसमें एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो इसका जब गुणनफल निकालें, इसे मान लेते हैं दो एक शून्येतर परिमेय संख्या है, ठीक है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हम इसको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा? हम अपरिमेय आएगा हमेशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला होगा सदैव अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि रेखा युग्म x+2y-5 बराबर 0 और 4x+8y-20 बराबर 0 के हल होंगे। इसमें समीकरण जो दिए गए हैं वो है x+2y-5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 4x+8y-20 बराबर 0। तो हमको बताना है कि इसमें इसका द्वितीय हल है कि अपरिमित हल है। तो पहले जो समीकरण होता है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें तीन कंडीशन होता है। पहला होता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो जो समीकरण दिया रहेगा इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा। दूसरा कंडीशन है कि इफ a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और तीसरा होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे x का गुणांक पहले समीकरण में a1। a1 क्या है? जो x का गुणांक है। तो इसमें x के बगल में कोई भी अंक नहीं लिखा है, मतलब क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो गया -5। उसी तरह फिर हम निकालेंगे a2। तो इसमें x का गुणांक है 4, b2 तो y का गुणांक है 8 और c2 बराबर हो जाएगा हम लोग का -20। तो पहले हम निकालते हैं a1/a2, 1/4 हो गया। फिर हम निकालेंगे b1/b2, 2/8। तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1/4 है। फिर हम निकाल लेते हैं c1/c2। तो c1 है -5 और c2 है -20। तो -5 कैंसिल हो गया, प्लस 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 1/4। इसे हम देख रहे हैं कि तीनों का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो, कितने बराबर है? 1/4 के बराबर आ रहा है। तो अगर तीनों का अनुपात आपस आपस में बराबर है तो जो समीकरण होंगे उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि तीसरे का आंसर होगा 2, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें
70 और 25 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो जब भी बड़ी संख्या लिखा हो, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या निकालेंगे? हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। इसमें दो संख्या दी है, 70 है, दूसरा है 125। और जब भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? पहले में 5 बच रहा है, दूसरे में 8 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे? 70 में से 8 को घटा देंगे, 70 में से 5 को घटाएंगे, और 125 में से 8 को घटा देंगे। 70 में से 5 घटाएंगे 65, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 117। तो हमको निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर 65 का निकालते हैं भाज्य गुणनखंड, तो 13 पचे 65 होता है, यानी कि 5 गुणे 13। और जब 117 का निकालेंगे हम लोग, तो 13 9 117, तो 3 गुणे 13। तो इससे क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है? 13 है। इसका आंसर हो जाएगा चौथे का पहला। क्वेश्चन 5 में दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 3 के जो पहाड़ा होता है, तो पहला हो जाएगा 3, दूसरा होगा 6, फिर होगा 9, फिर 12, और उसके बाद 15। हमको बताना है इसका योगफल कितना होगा, 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल। तो इसके लिए हम एपी का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 6 3 9 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, और 30 और 15 45। तो पांचों का आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें दिया है कि दिए गए समीकरण के व्युत्क्रम शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के व्युत्क्रम शून्य है, और समीकरण के मूल वास्तविक है। 4 ऑप्शन दिया है, उसे मिला करके हमको बताना है आंसर क्या है। तो जो व्युत्क्रम होता है, जैसे मान लेते हैं द्विघात समीकरण दिया है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब इसका व्युत्क्रम निकालते हैं, यानी कि डी निकालते हैं, और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, यानी कि आंसर प्लस में आता है, तो इसके जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, यानी कि दो आंसर आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। फिर दूसरा कंडीशन है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर है, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होते हैं। और तीसरा कंडीशन होता है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि जब हल करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो कोई इसका वास्तविक मूल नहीं होता है। तो जो समीकरण इसमें दिया हुआ है ये है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो अगर हम इसमें इस समीकरण से तुलना करते हैं x² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर होगा 2, b बराबर हो गया -4, और c बराबर हो गया 3। तो हम निकालेंगे व्युत्क्रम d बराबर b² माइनस 4ac। तो b इसमें है -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a है 2, c है 3। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 के 24। तो इसको हम घटाएंगे तो बचेगा -8, जो 0 से कम है, यानी कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि पहले में कि दिए गए समीकरण के व्युत्क्रम शून्य से कम है, तो सही है, शून्य से कम है, माइनस में आया है, तो ये सही है। दूसरा में दिया कि समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा में दिया कि समीकरण का व्युत्क्रम शून्य है, ये गलत है। और डी में दिया है कि समीकरण के मूल वास्तविक है, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? ए और बी। ए और बी किस में है? छठवें के पहले में है। क्वेश्चन 7 में दिया है कि ए ओ बी सी एक आयत है, और इसके 3 शीर्ष ए बराबर 0 3, फिर ओ 0 0, और बी 5 0 है, तो इसके विकर्ण बताना है, क्या होगा? हम ऐसे आयत बना लेते हैं। तो इसके शीर्ष दिए हैं, ये हो गया ए, फिर ओ है, और ये बी है, और लास्ट में है सी। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,3, ओ का निर्देशांक दिया हुआ है 0,0, और बी का निर्देशांक है 5,0। तो हमको बताना है इसका विकर्ण, यानी कि इसकी लंबाई बताना है, ये भी निकालेंगे। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आयत होता है उसके विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, तो दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। तो अगर हम ए भी निकाल लेते हैं तो उसे भी निकल जाएगा। तो ए भी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इसमें हम किसी को मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, ये हम लोग का x1 है, y1 है, और ये 5 जीरो को मान लेते हैं x2 y2। तो पहले x2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस x2 माइनस x1, तो 5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, 0 में से 3 घटाएंगे -3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 और 9 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 34। तो सातवें का आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 के एक मूल 1/2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। तो कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जैसे मान लेते हैं समीकरण है एक्स के पद में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। जब इसको हल करेंगे तो इसके दो मूल आएंगे और वो क्या आएगा, एक्स का आंसर आएगा, एक्स का कोई भी दो आंसर आएगा। इसमें जो मूल लिखा हुआ है 1/2 यानी कि क्या, ये एक्स का मान है। तो हम इसमें जो दिया गया समीकरण है उसमें एक्स बराबर में 1/2 रखेंगे और हल कर देंगे तो के का मान निकल जाएगा। एक्स बराबर लिखेंगे यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस इसको गुणा करेंगे k/2 माइनस का 5/4 बराबर 0। k/2 को पहले लिख देते हैं। अब 1/4 यहाँ 5/4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 4, यहाँ है 1 और -5 बराबर 0। तो k/2 प्लस घटाएंगे तो माइनस का 1/4 और माइनस का 4/4 बराबर 0। तो 4 से 4 कट गया एक बार में, तो हो जाएगा -1। तो k/2 -1 बराबर 0। -1 को लेते हैं दाएं साइड तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर 1। तो k का मान निकल गया 2। आठवें का आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज है ए बी सी और ये है डी ई एफ, और इसमें ए बी का संगत भुजा होगा डी, बी सी का संगत भुजा होगा ई एफ, और ए सी का संगत भुजा होगा डी एफ। तो कोई भी दो त्रिभुज समूह तब होते हैं जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि ए बी बटे डी बराबर हो बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, साथ ही साथ इनके संगत कोण भी बराबर, यानी कि कोण ए बराबर हो कोण डी, इसमें कोण ए का संगत होगा डी, इसी तरह कोण बी का संगत होगा कोण ई, और कोण सी का संगत होगा कोण ए। कोण ए बराबर कोण डी हो, कोण बी बराबर कोण ई हो, और कोण सी बराबर कोण एफ हो। इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि इनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, फिर क्या दिया, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती, यानी कि दोनों होना चाहिए तभी त्रिभुज समरूप होंगे। तो नौ का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप बताना है। ये एबीसी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें सी है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और इसमें ए सी बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर। हमको बताना है बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप, यानी कि हमको इस बिंदु का माप निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो माध्यिका होता है, जैसे ये अगर मान लेते हैं ये डी है, सी डी माध्यिका है, जब भी हम माध्यिका खींचते हैं किसी भी भुजा पर तो ये माध्यिका जो होती है उस भुजा को दो भाग में विभाजित करती है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो ए बी हम निकाल सकते हैं, ए बी हमारा कर्ण है त्रिभुज एबीसी में। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल स्क्वायर, बी सी है 4, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 + 16, 16 में हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है
पाँच सेंटीमीटर हो गया, यानी कि जो ए बी है इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और सी डी माध्यिका है तो डी ए बी का मध्य बिंदु होगा, यानी कि जब 5 का आधा करेंगे तो ये भी होगा 2.5 और ये भी होगा 2.5। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका, यानी कि हमको इसमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो जो इसमें सी डी होगा, ये जो सी डी है ये किसका होगा, ए बी का हाफ होगा। तो इसमें ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो जिसका हाफ करेंगे 5/2, यानी कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो 10वें का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो इसको हम हल करने के लिए हमको लाना है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान। तो हम इसके लिए दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। तो वर्क करने पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सूत्र के अनुसार जब इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो मैं लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1। 1 से कट जाएगा, या 1 को दाएं साइड ले जाएंगे तभी माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 0। तो 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा। इसका फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और तो ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर में। तो ए बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा और बी बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1, तो हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर इसमें इसको हम और आगे और हल कर लेते हैं, इसमें अगर हम 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो होगा 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा गुणे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा का मान कितना है, 0 है। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 11 का आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि साइन 2a बराबर 2 साइन है, तो सत्य तब सत्य होता है जब a बराबर हो। इसमें जो पहला आंसर हमारा राइट है, क्योंकि जब हम लिखा हुआ साइन 2a, तो जब हम a बराबर रखते हैं, a क्या कोण है, a बराबर जब 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 होते हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0। उसी तरह फिर दिया है 2 साइन है RHS में, क्या हो जाएगा 2, और ये बराबर जब लिखो 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, तो 2 गुणे 0, ये भी हो गया 0। 12 का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन में 13 में दिया है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो हमको निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 tan थीटा बराबर है 3, इसमें से tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, और जो tan होता है ये लंब और आधार का अनुपात होता है। हमको क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16,
16 9 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। इसमें हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो हम पहले साइन का निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है इसमें 3 और कर्ण है 5। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है 4 और कर्ण है 5। और हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 4 गुणे साइन थीटा का मान है 3/5 माइनस कॉस थीटा का मान है 4/5 बटे ये भी हो जाएगा 4 गुणे 3/5 प्लस 4/5। इसमें गुणा करेंगे 4 से 3 में 4 तिहाई 12/5 माइनस 4/5 और बटे हो जाएगा ये भी हो जाएगा 4 तिहाई 12/5 प्लस 4/5। इसमें दोनों का जो हर है समान है तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 5। हम लिखेंगे 5 और ऊपर घटा देंगे 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा। और इसमें 12 में 4 जोड़ेंगे 16/5। 5 से 5 कट गया एक बार में। 8 एक कम 8 8 दूनी 16 दो बार में कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो 13 का आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि सेक ए प्लस टेन ए गुणे 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। सेक ए प्लस टेन ए और गुणे 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो कॉस इसमें दोनों का आधार समान है तो इसका एलसीएम कॉस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में। इसको भी लिख लेते हैं हम एक साथ 1 माइनस साइन ए और बट्टे में कॉस है। तो ये किस रूप में है ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है। तो दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर होता है एक और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे और बटे में कॉस है। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस से गुणे कॉस ए बटे कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। तो 14 का आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन 15 है कि यदि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ये जो पहला आंसर दिया है पहले बाद पाई आर स्क्वायर दिया है थीटा दिया 360 दिया है। इसका 15 का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। तो जो सुराही होता है वो नीचे कैसा होता है एक अर्धगोले का आकार होता है और ऊपर होता है जैसे बेलनाकार होता है। तो इसका आंसर होगा एक गोला और एक बेलन। क्वेश्चन 17 में लिखा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो जो धनात्मक 1 से 10 तक जो विषम संख्या होंगी पहला तो विषम संख्या 1 हो गया दूसरा होगा 3 5 उसके बाद 7 और 9। 10 हो जाएगा विषम संख्या सम संख्या है। तो 1 3 5 7 ये हमारा हो गया धनात्मक विषम संख्या। इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र होता है ये जो आंकड़ा दिया है इसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा अनग्रुप आंकड़ा है। तो इसका जब भी माध्य निकालते हैं तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसमें टोटल यानी कि जो ये आंकड़ा दिया ये प्रेक्षण इसको हम जोड़ लेंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और गिन लेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है इसको हम जोड़ेंगे तो 3 1 4 5 4 9 7 16 16 9 25 बटे 5। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा 5।
18 में दिया है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी। तो इसमें संख्याएं दी हुई है 13, 15, 16, 17, 19 और 20। तो जब भी माध्यिका निकालते हैं तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं आरोही अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले से ही अरेंज है, इसमें गिन लेंगे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन बराबर 6। ये क्या है, सम है। तो जब भी सम हो तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर n बटे 2 प्लस n प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n बटे दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस वनवां पद बटे 2। ये फॉर्मूला होता है। इसमें n बराबर कितना है, 6 है। तो लिख देंगे 6 बटे 2, यानी कि कौन सा हो जाएगा, तीसरा पद होगा। प्लस फिर यहाँ अगर n बराबर 6 लगते हैं तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 1 4, ये हो जाएगा चौथा पद और बटे 2। इसमें गिन लेंगे तीसरा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 16 है तीसरा पद और 17 है चौथा पद। तो लिखेंगे 16 प्लस 17 बटे 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 बटे 2। इसका आंसर होगा 18 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका प्लस सॉरी माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक इसमें दिया हुआ है 45, तो मैं लिख देंगे 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका हमको निकालना है, तो माध्यिका लिख देंगे और माइनस माध्य दिया हुआ 17, तो 2 गुणे सॉरी 27 है, यहाँ 27 लिख देंगे। तो 45 27 में 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी हो जाएगा 54, यहाँ होगा माइनस का 54। जब माइनस 54 कौन ले जाते हैं बाएं साइड, तो साइड चेंज करते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 54 बराबर 3 गुणे माध्यिका। इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 5 4 9 99 बराबर 3 गुणे माध्यिका हो गया। और 3 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा 99/3, तो 3 से 99 कट जाएगा 33 बार में, यानी कि माध्यिका कितनी हो जाएगी, 33। तो 9 19 का आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक पासे को फेंका जाता है जिसमें 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो पासे को जब फेंकते हैं तो उसमें अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यानी कि हमारा कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन बता रहा है 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1 है। यानी कि जो इसकी प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6। तो 20 का आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद खंड ब में दिया है वर्णात्मक प्रश्न। मैंने लिखा कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। 3 गुणे 5 प्लस 7 और प्लस गुणे 7, यहाँ दिया है गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या कौन क्यों है। तो जो भाज्य संख्या होती हैं वैसी संख्या है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे कि मान लेते हैं 3, और 3 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होता है और संख्या 3 होती है। या हम 5 का निकालेंगे तो इसका होगा 1 और 5 होगा। तो ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भाज्य संख्या होती है जैसे 4 है, अगर 4 का निकालेंगे गुणनखंड तो 1 हो सकता है। अगर इसका हम गुणज निकालेंगे तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो गया, तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणज हो वो भाज्य संख्या होती है। हम इसको हल करके चेक करेंगे कि ये भाज्य है कि नहीं। तो हम इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन ले लेंगे। तो जब 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5 और प्लस 1, तो 7 गुणे ये हो जाएगा 3 पचे 15, 1 16। हम उसको गुणा करेंगे तो 7 छके 42 को 2 हासिल बचा 4 और 7 4 11 112, ठीक है। और इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं
तो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे दिए गए संख्या के 2 से अधिक गुणज है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्वेश्चन ख में लिखा है cot थीटा बराबर 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो cot थीटा बराबर है 7/8। जो cot होता है ये आधार और लंब का अनुपात होता है। तो हमको क्या इसमें निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें है 8, 8 का होल स्क्वायर, कर्ण है 7, 7 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर होगा 64, 7 का होल स्क्वायर 49। तो जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11 अंडर रूट 113 होगी। तो हम निकाल लेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें है 8, 8 बटे कर्ण निकला है अंडर रूट 113। फिर हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान, इसका होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 7, 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अभी हम इसका मान रख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी हम मान रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8 बटे अंडर रूट 113, एक ब्रैकेट में, फिर 1 प्लस 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 बटे, उसी तरह इसमें रखेंगे कॉस थीटा का मान। तो 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। तो इसमें फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में भी ये ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, नीचे वाला भी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर और माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे वाले को लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर और माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, 8 का होल स्क्वायर होगा 64 और अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा 113 बटे, उसी तरह नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा 49 बटे अंडर रूट 113। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम होगा 113, 113 में से 1 से गुणा करेंगे और 113 में से वो 64 घटाएंगे तो बचेगा 49 बटे 113। उसी तरह इस नीचे वाले में इसका एलसीएम है 113, 113 में से 49 घटाएंगे तो होगा 64, तो 64 बटे 113। 113 से 113 कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा 49 बटे 64। क्वेश्चन में गाँव में दिया कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि दो घन है, ठीक है, और इसको ऐसे सटाकर एक साथ इनके संलग्न पृष्ठों को सटा दिया गया है ऐसे। जब दोनों को एक साथ सटाया जाता है तो क्या बन जाता है, ये घनाभ बन जाता है। घनाभ बन जाता है तो हमको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना निकालना हो तो हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें केवल आयतन दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालेंगे। घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब या ए का क्यूब होता है बराबर 64। तो जब इधर से क्यूब रूट हटाएंगे, ये क्यूब हटाएंगे, घात 3 हटाएंगे तो इधर हो जाएगा क्यूब रूट, घनमूल हो जाएगा तो भुजा बराबर 64 का घनमूल। तो इस 64 का जब अभाजक गुणन निकालेंगे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4।
तो जब यहाँ 3 छिपा हो मतलब 3 में से एक बाहर निकालते हैं, 2 रहता है तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक बाहर निकालते हैं। इसका इसमें 3 का बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि घनाभ की टोटल लंबाई हो जाएगी हम लोग की 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो उतना ही होगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा हम लोग लिख लेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय लिखा है तो मतलब क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 4, लंबाई है 8, फिर चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई 4 है, एच है ऊंचाई, ये भी 4 दिया हुआ है, प्लस एच ऊंचाई है 4 है और लंबाई है 8। तो 2 गुणे ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। इसको जोड़ेंगे 32 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80, तो 80 दूनी हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में घ में दिया कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। पहले हम इसमें लिख लेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद फिर है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से sorry, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बारंबारता दिया है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। तो कभी भी जब हम माध्य माध्य निकालते हैं तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, या उसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। मध्यमान या वर्ग चिन्ह कहते हैं, जिसको हम सूचित करते हैं एक साई से। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, जो वर्ग अंतराल होता है इसका निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से भाग दे देंगे 15। उसी तरह 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, और 50 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो बार बार इसमें मध्यमान निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, केवल हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें जो वर्ग अंतराल का अंतर है वो बराबर है कि नहीं। समय 10 का अंतर है, जो मध्यमान आएगा समय हम 10 जोड़ते जाएंगे। पहला है 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ देंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, और 55 में 10 जोड़ेंगे 65। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसमें निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा बारंबारता होता है इसको हम इसमें गुणा करेंगे। तो 2 में 15 से गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, फिर 25 में 7 से गुणा करेंगे तो 25 7 175, फिर 35 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 25 60, और 12 तेरह 36 और 6 42 420। फिर 35 और 45 को गुणा करेंगे तो 15 25 75, तो 5 हासिल 50 7, 15 चौके 60 और 7 67। फिर 8 और 5 पर गुणा करेंगे, 8 पचे 40, और 8 पचे 40 और 4 44। इसको गुणा करेंगे 5 छके 30 और 6 छके 36 और 3 39। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
तो पहले हम इसको बारंबारता को जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई हो जाएगा 7 2 9, 12 9 21, 21 और 15 36, 36 और 8 44 और 6 50। इसको निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई, तो जोड़ेंगे 5 5 10 का जीरो, हासिल बचा 1, 4 7 4 11, 2 13, 7 20, 7 24, 24 9 35 का 3, हासिल बचा 3, 3 1 4, 3 7 6 13, 13 4 17, 17 और 3 20, ये हो गया 2030। माध्य निकालेंगे तो इसका मान रख देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 2030 बटे सिग्मा एफ आई है 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको भाग देते हैं, 5 चौके 20, जीरो उतरेगा, फिर 5 छक्के 30, तो 40.6 इसका होगा आंसर। क्वेश्चन मांगा है कि बिंदु -4, बिंदु ए -6, 10 बी 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें एक रेखाखंड दिया हुआ है ए बी, ए का निर्देशांक है -6, 10 और बी का निर्देशांक है 3, -8, और इसके बीच में कोई बिंदु दिया है, मान लेते हैं पी, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -6, 10। तो हमको -4, 6, तुमको बताना है कि ये जो बिंदु P है, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी अनुपात निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है, हम इसको मान लेते हैं K और 1 का अनुपात मान लेते हैं। तो M1 बराबर हम लोग का हो जाएगा K, M2 बराबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का X1 Y1, और B बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा X2, Y2, और जो इसमें बिंदु P है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं X, Y। इसके लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, और एक्स या वाई किसी भी सूत्र से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो एक्स बराबर का हम सूत्र यूज कर लेते हैं, तो एक्स बराबर होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। एक्स बराबर इससे -4, एक से लिख देंगे -4 बराबर M1 है K गुणे X2 कितना है इसमें, X2 है 3, तो हम 3 लिख देंगे, प्लस M2 है 1 और X1 है -6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6 बटे K+1। और K+1 को अगर ले जाते हैं बाय साइड, तो -4 से इसको गुणा करेंगे, तो -4 से K में गुणा करेंगे -4K, -4 से 1 में -4 बराबर 3 से K में गुणा करेंगे 3K, और 6 से 1 में गुणा करेंगे तो -6 हो गया। अब इसमें हम K वाले पद को ले आएंगे बाएं साइड, और -4 को जाते हैं दाएं साइड, तो -4K, ये +3K है, तो बाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3K हो जाएगा, फिर -6, और -4 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो +4 हो गया, -4 के और -3 के -7 के, ये हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो के बराबर हो गया 2/7, यानी कि जो अनुपात होगा M1 और M2 का कितना होगा, 2 और 7 का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। इसे मान लेते हैं कि ये बिंदु है P, जिसका निर्देशांक है एक्स, वाई, ये बिंदु है ए, जिसका निर्देशांक है 3, 6, और ये बिंदु है -3, 4 इस बी, और ये एक्स वाई से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो जब दूरी सूत्र लिखते हैं तो होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें, अगर हमको ये रूट हटाना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो इसलिए अब अगर हम पहले यहाँ स्क्वायर कर दें, अगर हम लिख देते हैं ए पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, जो दूरी सूत्र लिखेंगे उसमें हम रूट नहीं लगाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं ए पी, तो इसमें हम ए पी में इसको मान लेते हैं, ये x1 y1 है 3, 6 को, इसको मान लेते हैं x2 y2, तो x2 - x1 यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। तो इसमें रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग ने यहाँ पहले से स्क्वायर कर दिया बराबर। अब पी बी स्क्वायर में ये हो जाएगा x माइनस
फिर जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x+3 का होल स्क्वायर प्लस और y-4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम a-b के सूत्र प्रसार करेंगे, a-b का होल स्क्वायर पर इसको भी करेंगे, a स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, फिर -2ab तो 2 गुणे x गुणे 3, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे तो y स्क्वायर, b स्क्वायर तो 6 का होल स्क्वायर, -2ab 2 गुणे y गुणे 6 बराबर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे एक्स गुणे 3 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे 4। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 -3 दूनी 6x, 6 का होल स्क्वायर 36, 6 दूनी 12y बराबर 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 दूनी 6x, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 माइनस 8y। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ भी प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है, दोनों कैंसिल हो गया। अब इसमें हम इस पूरे पद को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, फिर -6x, फिर -12y प्लस 36 माइनस का 6x -16 प्लस 8y बराबर 0। यहाँ -6x और -6x हो जाएगा माइनस का 12x -12y प्लस 8y, तो -4y और 36 से 16 घटाएंगे प्लस का 20 बराबर 0। अब इन तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं -4, जब -4 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो जितने माइनस वाले पद है प्लस हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 4 3 12 3x, 4 एकम 4 प्लस वाई 4 5 20 -5 बराबर 0। -4 को ले जाते हैं दाएं साइड 0 हो गया, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई -5 बराबर 0, या इस पे ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। द्विघात बहुपद दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो बहुपद दिया है ये px बराबर 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है। इसको अब हम घात के अनुसार अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3। तो पहले हम इसका करेंगे गुणनखंड और फिर हम इसमें x का शून्यक निकालेंगे, जो समीकरण दिया है इसका शून्यक निकालेंगे, तो इसको गुणा करेंगे -3 से 6 में, 3 6 का 18 -18 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए, गुणा करने पर 18 हो जाए, तो 9 दूनी होता है 18 और 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो ये -7x दिया है, तो इसमें जो बड़ा वाला पद हो जाएगा माइनस में, तो -9x और प्लस 2x। हम केवल इसमें बीच वाले पद को दो पद में तोड़ेंगे और इन दोनों पदों को ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा -3। 6x स्क्वायर और 9x, तो दोनों में तो x कॉमन है, और 6 और 9 किसके पहाड़ा में था, 3 के पहाड़ा में आता, तो इसमें से 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 2x, x कॉमन हो गया, 3 तरीके 9 प्लस, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे इसमें, 1, ये हो गया 2x -3, 2x -3 दोनों में कॉमन है, लिख देंगे एक ब्रैकेट में 2x -3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1। अब हमको निकालना है इसके शून्य, तो दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, लिखेंगे पुनः 2x -3 और 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x -3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0, तो -3 को जाते हैं दाएं साइड, तो 2x बराबर हो गया 3, x बराबर 3/2। उसी तरह इसमें +1 को जाएंगे दाएं साइड, तो -1, तो x बराबर हो गया माइनस का 1/3। तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इस वाले को मान लेते हैं बीटा। तो हमको निकालना है इसमें इसके गुणांकों के बीच में संबंध और शून्यकों के बीच में संबंध। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर -7x -3, और इसकी तुलना करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए बराबर हो जाएगा 6, बी बराबर होगा -7 और सी बराबर हो गया -3। तो पहले होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल। तो फार्मूला होता है माइनस का बी बटे। इसमें शून्य कौन कौन से हम लोग का? 3 बटे, क्या लिखेंगे? 3/2 और माइनस का 1/3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर माइनस बी बराबर है -7, तो ब्रैकेट लिख देंगे -7 बटे ये बराबर है 6। अब इससे हम एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 दूनी 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 के 9, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, इसको भी घटाएंगे, ये हो गया 7/6 बराबर 7/6। तो एक फल की सत्यता की जांच हो गई। अब इसके निकालेंगे गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे, तो शून्य किसमें हम लोग के 3/2 गुणे माइनस का 1/3, और सी कितना है इसमें? सी है -3, -3 लिख देंगे, और ए है 6। इसे गुणा करते हैं तो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, माइनस के 3/6 बराबर -3/6, ये भी दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर ख में दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे इसमें माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। तो प्रश्नानुसार तो दिया कि दोनों के संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या वर्ग घटाएंगे तो कितना आता है? 180। तो हो जाएगा x² माइनस y² बराबर 180। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर क्या दिया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो छोटी संख्या हम लोग की y, तो y² बराबर बड़ी संख्या x, इसका 8 गुना यानी कि 8x। ये हो गया समीकरण 2। अब हम इसमें y² का मान रख देंगे समीकरण 1 में, x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का x² माइनस y² बराबर 180, और y² बराबर 8x। तो हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर 180। 180 को लाते हैं बाई साइड, तो x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 180 x²। अभी इस बीच वाले पद को 8x को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 हो जाए, गुणा करने पर 180 हो जाए। तो 10 18 गुणे 10 ये होता है 180, और 18 में से 10 घटाएं कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब x² माइनस का 18x प्लस 10x और माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों पदों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 18, और इन दोनों में प्लस का 10 कॉमन है, तो प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। अब x माइनस 18 दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस 18 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। तो -18 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा x बराबर 18 या x बराबर माइनस का 10। ठीक है, x बराबर -10। अब इसमें हमको निकालना है y का मान। तो पहले हम x का मान रखते हैं 18 समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले हम रखते हैं 18, तो ये हो जाएगा y² बराबर 8 गुणे 18। तो गुणा करेंगे 8 8 8 64, 814 144। तो y² बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144, और इसमें जब निकालेंगे तो हो जाएगा +-12। ठीक है, और तो ये प्लस में होगा तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का, y बराबर हो गया +-12। ठीक है, इसके बाद क्या हम इसमें इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 12, y बराबर हो गया 12। इसके बाद फिर अब रखते हैं y बराबर x बराबर -10, तो y² बराबर
8 गुणे हो जाएगा -10, तो वाई स्क्वायर बराबर -80। तो अगर वर्क करेंगे तो -√80 हो जाएगा। ये तो हल होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये मान्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, जब x बराबर है 18, कितना था इसमें, x बराबर था 18, तो y बराबर है 12। ठीक है। क्वेश्चन ग में दिया कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मान लेते हैं ये वृत्त है, ये ए बी हो गया व्यास, ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ, और इस पर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं। क्या नाम देते हैं, पी क्यू, और ये है आर एस। तो हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरह ओ भी पी क्यू पर लंब होगा। इस वाले कोण को हम मान लेते हैं कोण एक, और इसको मान लेते हैं, इधर वाले कोण को मान लेते हैं कोण बी। यहाँ हल में लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसलिए ओ ए लंब होगा किस पर, आर एस पर, तथा ओ भी लंब होगा पी क्यू पर। ठीक है। तो कोण एक बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, कोण एक 90 डिग्री होगा। उसी तरह कोण दो बराबर हो गया 90 डिग्री, यानी कि कोण एक बराबर कोण दो है। तो प्रमेय है कि अगर इसको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण, अगर दो समांतर दो रेखाएं दी गई हैं और इसके अंतः एकांतर कोण बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं होती हैं समांतर। तो इसमें कोण एक बराबर कोण दो है, तो हम लिखेंगे परंतु ये कोण अंतः एकांतर कोण है। अंग्रेजी में कहते हैं उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए अतः आर एस समांतर होगा PQ के, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर घ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है। इसको समझने के लिए हम पहले फिगर बना लेंगे। ये हो गया वृत्त, और इसके बाहर को ये मान लेते हैं ये बाह्य बिंदु है P, और इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये और PB, और ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो इसमें लिखा हुआ है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि कोण APB स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है। इसमें स्पर्श बिंदु A है और स्पर्श बिंदु B है, तो केंद्र से मिलाने वाले रेखा खंड पर जो कोण बनता है, यानी कि कोण ये O है, ये संपूरक होता है, यानी कि कोण AOB और APB दोनों का योगफल बताना है 180। संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योगफल 180। दोनों को इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। ठीक है। अब ये इसमें ये AOBP क्या है, एक तरह का चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360। और इसमें जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। तो हम ए और बी का मान रख देंगे 90-90, और हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि AOBP एक चतुर्भुज है, इसलिए कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण APB प्लस कोण OAP बराबर 360 डिग्री। कोण AOB B 90 डिग्री है, तो लिख देंगे 90 प्लस कोण APB, इसी तरह ए भी 90 डिग्री है, तो 90 लिखेंगे बराबर 360। 90 और 90 जोड़ेंगे 180, तो कोण AOB प्लस कोण APB प्लस
180 बराबर 360। 360 में से 180 घटा देंगे तो 180 हो गया, और ये हम लोग को सिद्ध करना था कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180। क्वेश्चन में अंगे में दिया कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद की अधिकता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है और लाल नहीं है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं कुल गेंद। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी? 3 + 5, 8 गेंदें हो गई टोटल। लाल गेंद इसमें कितनी है? तो मान लेते हैं लाल गेंद निकालने की घटना ये है। ठीक है, तो इसमें लाल गेंदें हैं 3, तो हमको पहले निकालना है कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या है। तो लाल गेंद की प्रायिकता यानी कि पी ए निकालेंगे। तो इसमें कुल जो इसमें घटना है कितना है? 8 है, और लाल गेंद इसमें कितने हैं? टोटल 3 है। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। फिर लिखा है कि लाल नहीं हो, तो लाल नहीं होने के फॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं कि P बराबर है, ये P हो गया प्रायिकता, तो P नहीं होने की प्रायिकता होता है PE बार, बराबर होता है 1 माइनस PE। लिखेंगे इसमें लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगा 1 - 3/8। घटाएंगे 8 एकम 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 5/8 ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन उसका में दिया है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता, और जब हम माध्यक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, तो उसमें हम निकालते हैं संचयी बारंबार, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। बारंबारता इसमें दिया हुआ है 5, x, 20, 15, y, 5। अब जो बारंबारता होता है उसको एफ से सूचित करते हैं, संचयी बारंबारता को सी एफ सूचित करते हैं। तो जब भी सी एफ निकालते हैं तो पहले जो बारंबारता दिया रहता है उसको 5 लिख देंगे, फिर अगला पद उसमें जोड़ेंगे बारंबारता में, तो 5 में x जोड़ेंगे, 5 + x, फिर 5 + x में 20 जोड़ेंगे, तो 20 और 5 को जोड़ेंगे, 20 5, 25 + x, फिर 25 + x में 15 जोड़ेंगे, तो 25 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 40 + x, फिर 40 + x में y जोड़ेंगे, तो 40 + x + y, और 40 + x + y में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 + x + y। ठीक है, अब हम इसमें दिया हुआ है कि बारंबारताओं का योग 60 है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये 60 के बराबर आएगा, यानी कि जोड़ने पे इतना आना चाहिए। तो 5, 20, 5, 25, 25, 15, 40, 5, 45, तो 45 + x + y बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, अब हम x 45 ले लेते हैं दाएं साइड, तो x + y बराबर 60 - 45, तो x + y बराबर हो जाएगा 15। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब जो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है हम लोग का L + N/2 माइनस CF/F/H, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का माध्यक का। तो इसमें माध्यक पहले से दिया है 28.5, तो 28.5 जो वर्ग अंतराल दिया है, इससे हम देखें किसके बीच में 28.5 आता है। तो 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो जो बारंबारता होता है माध्यक वर्ग का, इसमें ये 20 है, तो ये हम लोग का एफ होगा।
और जो संचयी बारंबारता होता है CF, उसके ठीक पहले वाला, यानी कि 5+1 हमारा होगा CF। तो मान लिख लेते हैं, और एल जो हो जाएगा इसमें, जो वर्ग अंतराल है इसका, निम्न सीमा, तो एल बराबर है 20। एल बराबर लिख लेंगे 20 हम लोग। एफ बराबर है, एफ बराबर भी 20 है। एच बराबर, एच क्या होता है, जो वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर होता है निम्न सीमा और उस सीमा में, तो एच बराबर दिया है 10। सी एफ बराबर, सी एफ बराबर है 5+x, और फिर हमको निकालना है n/2। तो n कितना है, योगफल दिया है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60/2। ये कट गया 30 बार में। और माध्यक इसका दिया 28.5, इससे हम मान रख देते हैं इसका, तो 28.5 बराबर, एल है 20, तो 20 + n/2, n/2 30 है, तो 30 माइनस सी एफ है हम लोग का 5+x/, एफ है 20 और एच है 10। तो 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में। 20 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे तो 30 माइनस 5 माइनस x/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो इसको घटाएंगे 28.5 में से 20, तो हम लोग का बचेगा 8.5 बराबर, 30 में से 5 घटाएंगे 25, 25 माइनस x/2। अब 2 को ले आते हैं बाएं साइड, 8.5 में जब 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 17, तो 17 बराबर हो गया 25 माइनस एक्स। अब इसमें हम माइनस एक्स को लाते हैं बाएं साइड, 17 को लाते हैं दाएं साइड, एक्स बराबर हो जाएगा 25 - 17, घटाएं कितना बचेगा 8। ठीक है, अब हम एक्स का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो वाई निकल जाएगा। समीकरण 1 दिया है x+y बराबर 15, एक्स बराबर 8 है, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, घटाएंगे 7। आंसर हो गया x बराबर 8 और y बराबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी कितनी संख्या हो सकती है। इसको हम लिख लेंगे माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y। तो जब भी हम दो अंकों की संख्या लिखते हैं, जैसे 42 लिख रहे हैं, तो इसमें 4 दहाई अंक है, 2 इकाई अंक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 + 2। उसी तरह अगर दहाई अंक x है, तो x को 10 से गुणा करेंगे, इकाई अंक को जोड़ देंगे, तो हमारा संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10x + y। फिर इसमें लिखा है कि ये दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या योग 66 है। मान लेते हैं 42 है, अगर अंकों को पलट देते हैं तो हो जाएगा 24, यानी कि जो दहाई अंक है, इकाई अंक है, दहाई की जगह चला जाएगा, दहाई अंक इकाई की जगह चला जाएगा, यानी कि तब हो जाएगा 2 × 10 + 4। यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या, तभी हो जाएगा 10y + x। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन लिखा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों से पलटने से बनी संख्या का योग 66, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 66 आ रहा है, तो लिख देंगे 10x + y + 10y + x बराबर 66। 10x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x + 10y और y, 11y बराबर 66। दोनों में से 11 कॉमन ले लेंगे, तो हो गया x + y बराबर 66। 11 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो x + y बराबर 66/11, ये कट गया 6 बार में, तो x + y बराबर हो गया 6। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः इसमें दिया है कि संख्या का अंकों का अंतर 2 है, तो इसमें तो लिखा नहीं है कि दहाई संख्या बड़ी है कि इकाई संख्या बड़ी है, तो किसी को हम मान लेते हैं बड़ी, मान लेते हैं दहाई अंक बड़ी है, तो x - y बराबर हो जाएगा 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। दोनों को हल कर देंगे विलोपन विधि से, समीकरण 1 तथा
2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। वाई से वाई कट गया, x और x जोड़ेंगे 2x बराबर 6 2 8। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर हो गया 4। अब x का मान देते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे 2। तो हमको निकालना है संख्या। तो संख्या हम लोग का है 10x प्लस वाई। ये हम लोगों ने माना था संख्या 10x प्लस वाई। इसमें x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 4 और y का मान 2। तो 10 चौके 40 और 2 जोड़ेंगे 42। इस सब क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या हो सकती है। तो अगर इसमें y अगर बड़ा हो 1 से, तब उस केस में तब संख्या क्या हो जाएगी, तब ये हो जाएगा 24। यानी कि दो संख्या हो सकती है, एक हो सकता है 42 और दूसरी हो सकती है 24। इसके अथवा में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसमें लिख लेंगे माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु x तथा x वर्ष तथा y वर्ष है। तो इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व, तो पहले 5 साल पहले दोनों का उम्र निकालेंगे। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो किसी का भी वर्तमान उम्र अगर 10 साल है, तो अगर उससे 5 साल पहले निकालेंगे, यानी कि हम 10 में से 5 घटा देंगे। तो उसी तरह अगर नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x-5 वर्ष। इसी तरह सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु y-5 वर्ष। ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन लिखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु है हम लोग की x-5, और इसकी आयु की कितना गुना है, 3 गुना, तो 3 गुने y-5। ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से y में गुणा कर देंगे, 3y 3 × 5 = 15। -5 को ले जाएंगे दाएं साइड और 3y को ले आते हैं बाएं साइड, तो x-3y बराबर -15 + 5। तो x-3y बराबर हो गया -10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब इसमें लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो हम इसे निकालेंगे, 10 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी कि जो वर्तमान उम्र है उसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो वर्तमान है x, हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। उसी तरह निकालेंगे सोनू की आयु, होगा y+10 वर्ष। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि नूरी की आयु है x+10, और हम 2 गुणे लिख देंगे सोनू की आयु y+10। इसमें भी ब्रैकेट हटाएंगे, तो x+10 बराबर 2y+20। y को ले आते हैं बाएं साइड, 10 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो x-2y बराबर 20-10। x-2y बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में इसमें x वाला पद बराबर है, दोनों प्लस में है। जब एक समान चिन्ह रहता है तो हम घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे समीकरण 1 हम लोग का x-3y बराबर -10।
तो समीकरण 2 है x-2y बराबर 10। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, x कट गया, -3y और प्लस का 2y, -y, -10 माइनस का 20, y बराबर निकल गया 20। y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है x-3y बराबर -10, y बराबर 20 है, तो x गुणे 3 × 20 बराबर -10, गुणा करेंगे -60 बराबर -10, -60 को जाते हैं दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 60 - 10 घटाएंगे हो गया 50, यानी कि नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष और सोनू का होगा 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये हो गया हम लोग का बहुमंजिली भवन और ये एक हो गया भवन, बिल्डिंग का नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन लिखा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन यानी कि सीढ़ी जो है इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर के शिखर और तल के अनुमान कोण, ये शिखर का अनुमान कोण और ये हो गया तल का अनुमान कोण। तो पहले लिखा हुआ शिखर, तो शिखर का अनुमान कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो कभी भी अनुमान कोण बनाते हैं तो आधार के समांतर ऐसे एक रेखा खींचेंगे, ये कोण होगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसका नाम देते हैं ई। तो हमको निकालना है भवन की ऊंचाई यानी कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी कि हमको निकालना है ए बी निकालना है, ठीक है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि बीसी निकालना है। तो बीसी को हम मान लेते हैं एक्स, ये बी कितना है, अगर सी डी 8 है तो बी भी 8 मीटर होगा, ए को मान लेते हैं हम लोग h मीटर। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज ए ई डी में। तो अगर इसमें बी सी एक्स है तो ई डी भी कितना होगा, एक्स होगा। इसमें लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए और आधार होगा डी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए को हम लोग माना है एच और डी है एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा क्रॉस, एक्स को एक से गुणा कर देंगे, √3 को एच से गुणा कर देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा h/√3। तो मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग हल करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इससे बनना 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर इसमें लंब होगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान होता है 1, 1 बराबर ए बी कितना होगा, यहाँ से 8 है और ये एच है तो h+8 लिख देंगे, और बी सी है एक्स, एक्स ले जाते हैं बाएं साइड, तो एक्स बराबर हो गया h+8। अब हम एक्स मान समीकरण 1 से रख देंगे, h/√3 दिया है तो एक्स की जगह लिख देंगे हम लोग h/√3 बराबर h+8। अब एच को ले जाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा h/√3 माइनस h बराबर 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, h कॉमन है, इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 8। अब √3 को ले जाते हैं दाएं साइड, h बराबर 8/√3 माइनस 1। अब हम इसे कर देंगे परिमीकरण, तो √3 प्लस 1 और √3 + 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, h बराबर 8 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1 बटे, अब ये a माइनस बी प्लस बी के रूप में बराबर होता है a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, h बराबर 8 √3 + 1 बटे, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो h बराबर निकल गया हम लोग का 4 √3 + 1, ठीक है।
अगर ब्रैकेट हटा देते हैं तो हो जाएगा 4√3 + 4। ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन कौन सा हम लोग का ए बी है। तो ए बी बराबर लिखेंगे H+8। एच है 4√3 + 4 + 8 हो जाएगा 4√3 8×4 = 12। अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4×3 = 12, 3 को पहले लिख देते हैं, √3 को बाद में लिख देते हैं। ये होगी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। इसके बाद हमको निकालना है दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि x निकालना है। तो हम इसमें h का जो मान है ये हम रख देंगे समीकरण 1 में। यहाँ लगा देते हैं। तो x बराबर दिया है h√3 और h बराबर कितना है 4√3 + 4। तो लिख देंगे 4√3 + 4। ठीक है, और √3 को यहाँ बाहर लिख देते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो √3 से √3 में गुणा हो जाएगा तो 3, तो 4×3 = 12 प्लस 4 को √3 से गुणा करेंगे तो 4√3। इसमें भी दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4×3 = 12, यहाँ हो गया √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। इसके अथवा में दिया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये ए बी हो गया। इसकी ऊंचाई है 10 मीटर और यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु P है और इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर लिखा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, मान लेते हैं ये हो गया झंडा एसी। एसी झंडा हो गया और इस बिंदु P से इस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो C को P से मिला देंगे, ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमको बताना ध्वज खंड की लंबाई यानी कि CA निकालना है और बिंदु P से भवन की दूरी इसको निकालना है। तो हम PV को मान लेते हैं x और CA को मान लेते हैं s मीटर, इसको मान लेते हैं x मीटर। तो पहले हम हल करेंगे त्रिभुज ABP में। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP में। इसमें कितना बना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB/PB। tan 30 का मान होगा 1/√3। AB है 10 और PB है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10√3 और √3 का मान कितना दिया है 1.732। लिख देंगे 10 गुणे 1.732, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है इसमें एच भी निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज CBP में, त्रिभुज CBP में से 45 डिग्री बन रहा है। तो tan 45 डिग्री बराबर CB/PB। tan 45 का मान होता है 1। CB हो जाएगा H+10/PB। x है, x को ले जाएंगे दाएं साइड तो x बराबर H+10 और x बराबर कितना निकला है 17.32, तो लिख देंगे 17.32 बराबर H+10। 10 को ले आएंगे बाएं साइड 17.32 माइनस 10 बराबर h, तो घटाएंगे तो बचेगा h बराबर हो गया 7.32। हमको निकालना है इसमें ध्वज खंड की लंबाई। तो ध्वज खंड की लंबाई h बराबर कितना हो गया 7.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी त्रिज्या 8 सेमी है और इसका ऊपरी सिरा का त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन के शीशे में कुछ गोलियां डाली जाती है तो जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि इस प्रकार का एक
शंकु है जो उल्टे आकार का है, इसका ऊपरी भाग ऐसे खुला हुआ है और इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें ये पूरी तरह से पानी से भरा गया है, तो इसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं, कांच की छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं, और इसकी त्रिज्या दी है 0.5 सेमी। जब इसमें कांच की गोलियां डाली जाएंगी, जितनी गोलियां डाली जाएंगी, तो जितना इसका आयतन होगा उतने पानी को बाहर गिरा दे रहा है। तो कितना आयतन बाहर गिर रहा है? 1/4 भाग। हम क्या करेंगे, पहले शंकु का आयतन निकालेंगे और उसका 1/4 निकाल लेंगे। इसमें दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर। और फिर गोली गोली की त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं हल करने के लिए। तो पहले हम निकाल लेंगे इसमें शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान रख देंगे हम लोग 22/7। और त्रिज्या कितनी है? 5। हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर गुणे ऊंचाई है 8। 8 लिख देंगे। तो 1/3 गुणे 22/7, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25 गुणे 8। तो इसको हम गुणा कर देंगे। 25 और 8 को गुणा करेंगे हो जाएगा 200। फिर 200 में 22 को गुणा करेंगे हो जाएगा 4400/3 × 21। ठीक है, ये हो गया शंकु का आयतन। अब हमको इसमें निकालना है कि इसका जितना पानी भरा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकले पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर 1/4 गुणे 4400/21। तो 4 से 4400 कट जाएगा 1100 बार में, तो हो जाएगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आयतन निकल गया। अब हम निकालेंगे एक कांच की गोली का आयतन। कांच की गोली का आयतन। तो कांच की गोली कैसी? गोलाकार है, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या है 0.5। तो इसको भिन्न में लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे 2 का क्यूब होता है 8, तो 1/8। 4 से 8 कट गया 2 बार में, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो हो जाएगा 11/21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है इसमें कितनी गोलियां हैं। तो जितने इसमें पानी बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा कुल गोलियों का आयतन। तो एक गोली के आयतन से हम इसको घटा देंगे तो निकल जाएगी गोलियों की संख्या। इसको हम अगले पेज में कर लेते हैं। गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना है? बाहर निकले पानी का आयतन है 1100/21। 1100/21, और एक गोली का आयतन है 11/21। 21 से किस कट गया? 11 से 1100 कटेगा 100 बार में, यानी कि गोली की संख्या हो जाएगी 100। इसके बाद इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है, व्यास 2 सेमी है।
जबकि गोलाकार भाग का व्यास 805 सेमी है। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये हो गया बर्तन का बेलनाकार गर्दन, ये हो गया इसका गोलाकार भाग। इसमें लिखा है कि बेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और गोलाकार भाग का व्यास है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ? गोले का व्यास, गोले का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसमें त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या आर, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, बराबर हो जाएगा 8.5/2। भाग देंगे तो हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद दिया है बेलन का व्यास। बेलन का व्यास ये है 2 सेंटीमीटर की। त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, बराबर 2/2, 1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको निकालना है इसमें पानी का कुल आयतन। तो हम निकालेंगे बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² प्लस गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। इसमें गोले की त्रिज्या को हम माना है कैपिटल आर, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल R³। दोनों में कॉमन क्या है? पाई। इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का r² प्लस 4/3 कैपिटल R³ सबका मान हम रखते हैं। पाई का मान है 3.14 गुणे त्रिज्या दिया हुआ है बेलन का आर बराबर है 1 का होल स्क्वायर होगा 1 गुणे ऊंचाई है 8 प्लस 4/3 गुणे इसकी त्रिज्या कितनी है? 4.25। यहाँ लिखेंगे 4.25 का होल क्यूब। ठीक है। तो बराबर में हो गया 3.14 गुणे 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 प्लस 4/3 गुणे, हम इसमें निकालेंगे 4.25 का होल क्यूब। जब इसको हम निकालेंगे 4.25 का होल क्यूब, तो ये हम लोग का आएगा 76.765625। ठीक है। अब हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 3.14 गुणे गुणे 8 प्लस 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हम लोग का 307.0625। ठीक है, बटे 3। तो इसको हम 3 से भाग देते हैं, या इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3.14 गुणे 8 तरीके 24 प्लस 307.0625 बटे 3। इसको जोड़ देंगे तो 3.14 गुणे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 331.0625 बटे 3। तो हम 3.14 को इसको हम गुणा कर देंगे। फिर इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 1039.5365 बटे
3 और इसको भाग देंगे तो भाग देने पर हमारा आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चे ने क्या बताया, इसका आयतन कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो बच्चे का उत्तर है वो सही नहीं है, बच्चे का उत्तर गलत है।